नमस्कार दोस्तों ब्रिक्स देशों के बीच कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिसको चाह कर भी ट्रंप रोक नहीं सकते। आपको याद होगा पिछले साल ट्रंप ने बढ़ चढ़कर बोला था कि अगर ब्रिक्स करेंसी आई तो मैं ब्रिक्स देशों के ऊपर 100% टैरिफ लगा दूंगा। डायरेक्ट धमकी दिया जा रहा था। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहां पर कुछ अलग प्लान करने की कोशिश की जा रही है। क्या है कि जो ब्रिक्स देश हैं वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज होती है, हर एक देश के पास अपना अपना जो डिजिटल करेंसी है, उसको कैसे हम नए फास्ट पेमेंट सिस्टम के साथ जोड़ सकते हैं ताकि ब्रिक्स देशों के बीच में बिना डॉलर का इस्तेमाल किए यहां पर ट्रांजैक्शन हो जाए। और स्पेशल बात यहां पर यह है कि इस बार का जो ब्रिक्स समिट है वो भारत में है और हो सकता है अगले महीने यहां पर पुतिन और शी जिनपिंग भी आए। तो इसी की वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली भारत के पर्सपेक्टिव से। और भारत में तो आप सब जानते हो यूपीआई कितना बड़ा रोल है। तो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली यहां पर क्या प्लानिंग की जा रही है, इससे क्या इंपैक्ट होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों से पहले आप सबको बता दूं कि स्टडी आईक्यू पर इस समय फ्रीडम डे सेल चल रहा है। हर साल 15 अगस्त के मौके पर सबसे बड़ा डिस्काउंट आपको स्टडी आईक्यू देता है। मतलब अगर आप यूपीएससी बैच लेने की सोच रहे थे, कोई भी प्लानिंग कर रहे थे, ये सबसे अच्छा मौका है आपके पास, क्योंकि इसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी आपको कराई जाती है। मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, रिवीजन सब कुछ आपको मिलेगा। कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है बैच को लेकर, ये फोन नंबर दिया है, इस पे कॉल करिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। देखिए यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में, क्योंकि ब्रिक्स देशों के द्वारा डिस्कशन जो किया जा रहा है उसकी वजह से जो डॉलर है उसका इस्तेमाल कम हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डॉलर खत्म हो जाएगा, कुछ ऐसी चीजें हो जाएंगी, लेकिन जो ब्रिक्स देश हैं वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्या उनका जो फास्ट पेमेंट सिस्टम है और जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज है, क्या उनको हम क्रॉस बॉर्डर पेमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो ये काफ़ी फास्ट होगा, सस्ता होगा और काफ़ी एफिशिएंट हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि इसके बारे में खुद आरबीआई के जो गवर्नर है संजय मल्होत्रा, उन्होंने कहा इसको लेकर डिस्कशन जारी है। देखो जनरली क्या होता है कि कभी भी खबरें आती थी तो सोर्सेस के थ्रू आता था कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है, नहीं होगा, मतलब 100% पक्का नहीं था। लेकिन पहली बार आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि खुद आरबीआई गवर्नर इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि ये चीजें डिस्कस की जा रही हैं। और भारत के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारे यहाँ यूपीआई, डिजिटल रूपी, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी, ये सारी चीजें कनेक्टेड होती हैं। अच्छा, यहां पर एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। ये जो सिस्टम की बात हो रही है ना, इसमें ऐसा नहीं है कि हम कोई ब्रिक्स करेंसी लेकर आ रहे हैं। आप समझिए आज के डेट में क्या होता है, अगर हम किसी भी ब्रिक्स देशों के साथ ट्रेड करते हैं, पैसा इधर उधर करते हैं, तो यहां पर क्या होता है, इंडियन पेमेंट सिस्टम होता है, बीच में इंटरमीडियरीज होते हैं, फॉरेन पेमेंट सिस्टम होता है, फॉरेन बैंक होता है और फिर सेटलमेंट होता है। बहुत ही लंबा प्रोसेस लगता है। यहां पर जो डिस्कशन चल रहा है उसमें यह है कि जो भारत का पेमेंट सिस्टम है और जो फॉरेन का पेमेंट सिस्टम है वो कैसे हम इंटरलिंक कर सकें। मतलब ऑब्जेक्टिव यहां पर यह है कि जब भी हम इंटरनेशनल पेमेंट करें ब्रिक्स देशों के साथ, तो वो काफी फास्ट हो, सस्ता हो और हम दूसरे बैंकिंग अरेंजमेंट के ऊपर कम डिपेंडेंट हो। जैसे स्विफ्ट सिस्टम वगैरह की काफी चर्चा होती है, तो उसके ऊपर से डिपेंडेंसी कम हो जाए। तो यहां पर एक चीज याद रखिएगा, ब्रिक्स करेंसी को क्रिएट नहीं किया जा रहा है, ये बेसिकली एक सिस्टम लाने की कोशिश की जा रही है। और एग्जैक्टली यही चीज अगर आप देखोगे, आरबीआई गवर्नर से जब पूछा गया तो आरबीआई गवर्नर ने इसी के बारे में बताया। उन्होंने कहा दैट ब्रिक्स नेशंस आर डिस्कसिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ लिंकिंग देयर फास्ट पेमेंट सिस्टम एंड सीबीडीसी। और ये जो आइडिया है ये बेसिकली 2026 में, क्योंकि भारत इसको चेयर कर रहा है ब्रिक्स देशों को, तो ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम इसको तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव यहां पर वही सब है, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होगा, इंटरनेशनल पेमेंट काफी तेजी से होगा, इंटरऑपरेबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी, जो ब्रिक्स देशों के बीच में ज्यादा ट्रेड है वो और अच्छे से हो सकेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं। खैर यहां पर एक चीज समझिए, फास्ट पेमेंट सिस्टम क्या होता है। फास्ट पेमेंट सिस्टम का सिंपल अर्थ यह है कि हम पैसा एक बैंक से दूसरे बैंक अकाउंट में आसानी से बहुत जल्दी भेज सकते हैं। और भारत के पास सबसे बड़ा एग्जांपल तो आप सब जानते ही हो, यूपीआई है। यूपीआई डायरेक्टली जो बैंक अकाउंट है और जो यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सभी बैंक अकाउंट को इंटरकनेक्ट करता है एंड यहां पर तुरंत सेटलमेंट हो जाता है। और आरबीआई ने भी यही बताया है कि भारत में जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है पेमेंट सिस्टम का, वो काफ़ी इवॉल्व हुआ है। एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस से लेकर हम यूपीआई जैसे सिस्टम पर आ चुके हैं और ये काफ़ी मैच्योर भी होता जा रहा है। खैर यहाँ पर सवाल ये है कि
ये जो पेमेंट सिस्टम है उसको लिंक करने की क्या ज़रूरत है ना। सपोज भारत से कोई टूरिस्ट ब्राज़ील जा रहा हो और आज के डेट में अगर उसको पेमेंट करना है तो बहुत ही लंबा प्रोसेस लगता है, काफ़ी दिक्कतें आती हैं, डॉलर से उसमें कन्वर्ट करो, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पर इंटरमीडिएरीज ज़्यादा होते हैं, फीस ज़्यादा लगता है ना। जस्ट इमेजिन अगर भारत का यूपीआई इकोसिस्टम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्रिक्स देशों में पूरा यूपीआई का चल जाएगा, लेकिन अगर भारत का यूपीआई इकोसिस्टम डायरेक्टली ब्राज़ील के फास्ट पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कनेक्ट हो जाए तो यहाँ पर कितना बेटर हो जाएगा। तो इसकी वजह से जो ट्रांजैक्शन है वो डायरेक्टली भारत के बैंक अकाउंट से, या भारत में आपके पास वॉलेट होता ही है आज के डेट में, तो यहाँ पर वो डायरेक्टली ब्राज़ीलियन वॉलेट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा और इसकी वजह से पूरा जो प्रोसेस है वो सिंपल हो जाएगा। अच्छा, इंटरऑपरेबिलिटी का इंपॉर्टेंस क्यों है? देखो, इंटरऑपरेबिलिटी की जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर तो इसका सिंपल अर्थ यही है कि एक देश का जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दूसरे देश के पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कम्युनिकेट कर सके। और भारत, आप सब जानते हो कि बायलैटरल तरीके से यहाँ पर इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जैसे फ्रांस में, पेरिस में अगर आप आईफिल टावर पर जाओगे तो वहाँ पर अगर आप पेमेंट करना है तो कहीं पर भी अगर आप देखोगे तो भारत कोशिश कर रहा है अलग अलग देशों के साथ किया जाए, लेकिन ये बायलैटरल लेवल पर है। हम चाहते हैं कि अब इसको मल्टीलैटरल लेवल पर ले जाया जाए, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा देशों के साथ पेमेंट अच्छे से हो सके। अब सवाल ये आता है कि ये जो मैंने बात किया ना, ये जो ब्रिक्स देश डिस्कस कर रहे हैं कि हम नया पेमेंट सिस्टम बनाएंगे जिसमें सीबीडीसी ट्रांसफर हो सकेगा। देखो, आज के डेट में क्या होता है, जब यूपीआई से जब आप ट्रांजैक्शन करते हो तो आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा पड़ा है वो ट्रांसफर होता है, राइट। लेकिन सीबीडीसी क्या है? सीबीडीसी अपने आप में एक डिजिटल करेंसी है, इसका कोई फिजिकल नोट नहीं है। आपको पता ही होगा कि भारत आरबीआई ने यहाँ पर जो डिजिटल रुपी निकाला था, ये सिंबल है ई रुपी वाला, राइट। ये आरबीआई इशू करती है और ये सॉवरेन करेंसी है। क्या था कि कोशिश ये थी कि जो लोग क्रिप्टो करेंसी की तरफ जा रहे थे कि क्रिप्टो करेंसी यहाँ पर एक करेंसी की तरह काम करेगा, ट्रांजैक्शन हो सकेगा, तो उसको छोड़कर भारत ने एक ऑल्टरनेटिव दिया कि देखो, वो सॉवरेन नहीं होता है। जो आरबीआई जारी कर रही है डिजिटल करेंसी, ये सॉवरेन है। जैसे नोट पर लिखा होता है ना, मैं धारक को इतना रुपए देने का वचन करता हूं, सेम ये चीज है, बस ये फिजिकल फॉर्म में नहीं है, ये रुपी के फॉर्म में है। अच्छा, एक चीज और डिफरेंस समझ लीजिए, कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे यूपीआई और सीबीडीसी से। देखो, यूपीआई एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये कोई पैसा नहीं है अपने आप में, राइट। आप यूपीआई का इस्तेमाल करते हो ताकि पैसे को ट्रांसफर कर सको, और जो सीबीडीसी है ये अपने आप में एक पैसा है, रुपी है, सेंट्रल बैंक जिसको जारी करती है। और इशुअर कौन है? यूपीआई ऑपरेट कौन करता है? एनपीसीआई। और जो ई रुपी है वो कौन जारी करेगा? आरबीआई। तो ये मेन डिफरेंस है, वो आपको जानना चाहिए। और हमारा जो डिजिटल रुपी है, अगर आप देखोगे तो आरबीआई ने दिसंबर 2022 में इसका पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था और इसमें दो कंपोनेंट्स हैं, अगर आपको याद हो। एक तो ई रुपी रिटेल वाला था, जहां पर इंडिविजुअल, हम जैसे लोग आपस में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, मर्चेंट को पे कर सकते हैं, कंज्यूमर, तो ये सब होता है। और जो ई रुपी होलसेल वाला है, इसमें बेसिकली जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बैंक्स हैं, आपस में उनको अगर सेटलमेंट करना है तो वो यहाँ पर जब ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो ई रुपी होलसेल वाले में आएगा, राइट। सो आरबीआई ने यहाँ पर यही कहा है कि जो डिजिटल रुपी है वो और आगे हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत का जो ब्रॉडर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका ये एक मेजर हिस्सा है डिजिटल रुपी की, अगर हम बात करें। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि हम डिजिटल रुपी को इंटरऑपरेबिलिटी क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि ध्यान रखिएगा, जब हम यूपीआई की बात करते हैं, मैंने आपको क्या बोला, जो आज के डेट में करेंसी नोट जारी होता है वो एक प्रकार से ट्रांसफर होता है ना यूपीआई से, क्योंकि वो फिजिकल फॉर्म है, वो आपके बैंक अकाउंट में पैसा है, वो आप ट्रांसफर करते हो। लेकिन यहां पर हम क्या चाह रहे हैं, जो ई रुपी है उसको इंटरऑपरेबल बनाया जाए ब्रिक्स देशों के साथ। अब इसमें सबसे बड़ा फायदा होगा रेमिटेंसेस का। सपोज इंडियन वर्कर रशिया, यूएई, ब्राज़ील, किसी भी ब्रिक्स देश में जाता है तो यहाँ पर क्या है ना कि बहुत ही लंबा प्रोसेस लगता है, जैसा मैंने बताया, और इसकी वजह से जो फीस है, टाइम है, काफ़ी लंबा लग जाता है। लेकिन अगर हम सीबीडीसी को इंटरऑपरेबल बनाएंगे तो ये सारी चीज़ें कम हो जाएंगी और जल्दी ट्रांजैक्शन हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा जो फायदा होगा दोस्तों, वो सिर्फ रेमिटेंस और टूरिज्म से नहीं होगा। सबसे बड़ा जो फायदा होगा वो होगा क्रॉस बॉर्डर ट्रेड से। ना इमेजिन, अगर कोई भारत की कंपनी चाइना से सामान मंगा रही है या फिर भारत की कंपनी चाइना को सामान बेच रही है, तो अगर हमें पैसा रिसीव करना है या फिर पे करना है तो आज के डेट में तो बैंक्स और कितना कुछ होता है बीच में, स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम, फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि
इसमें जो ट्रेड वगैरह होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर हम सीबीडीसी को इंटरऑपरेबल बनाएंगे तो कितना आसानी से पैसा पहुंच सकेगा भारत से चाइना और चाइना से भारत के अंदर। अच्छा, यहां पर अब सवाल यह आता है कि डी डॉलराइजेशन पिक्चर में कैसे आ जाता है। देखो, ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। इसका एक बड़ा जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी है, क्योंकि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम आज के डेट में बहुत ज्यादा रिलाय करता है यूएस डॉलर के ऊपर। और जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं वो लगातार कई बार डिस्कस करते रहते हैं कि कैसे हम अपने नेशनल करेंसीज को आगे बढ़ाएं, ऑल्टरनेटिव पेमेंट मैकेनिज्म लेकर आएं, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इंटरऑपरेबिलिटी लेकर आएं। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, भारत यहां पर थोड़ा सा कॉशियस रहता है। हम कभी भी ये नहीं कहते हैं कि हमारा जो एजेंडा है वो एंटी डॉलर का है, ऐसा नहीं है। क्योंकि डिफरेंस समझिए, रशिया तो चाहता है पूरी तरह से, क्योंकि रशिया के ऊपर बहुत सारा सैंक्शंस लगा हुआ है, बहुत सारे इश्यूज हैं, और वो चाहेगा कि पूरी तरह से डॉलर को रिप्लेस कर दिया जाए और एक नया फाइनेंशियल सिस्टम क्रिएट किया जाए। वहीं दूसरी तरफ चाइना भी चाहता है कि उनका जो खुद का डिजिटल युआन है, ECNY, जैसे भारत में ई-रूपी है, उनका ECNY, तो वो सबको और ज़्यादा बढ़ाना चाहता है। भारत क्या है कि हम यहां पर चाह रहे हैं कि स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन रहे, पेमेंट सिस्टम सस्ता हो जाए और रुपी का इस्तेमाल ज़्यादा हो। लेकिन हम यहां पर एंटी यूएस फाइनेंशियल ब्लॉक की तरफ नहीं जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि देखो, कभी भी हमारा जो स्टैंड है किसी भी चीज़ में एंटी नहीं रहता, हम सभी को आगे लेकर जाना चाहते हैं। हाँ, ये जो ट्रांजैक्शन होगा, जाहिर सी बात है, इससे डी डॉलराइजेशन थोड़ा बहुत हो सकेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, इसमें डॉलर का इस्तेमाल वो कम होगा ना। मान लो अगर भारत और चाइना, भारत रशिया, ब्राज़ील भारत अगर आपस में ही ट्रेड कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो डॉलर का इस्तेमाल तो कम हो जाएगा। तो इसी की वजह से यहां पर भले ही ट्रंप कुछ भी कह लें, ट्रंप का क्या कहना था कि अपना ब्रिक्स की करेंसी नहीं आनी चाहिए। हम करेंसी थोड़ी ला रहे हैं, लेकिन आप ये थोड़ी कह सकते कि आप आपस में ही क्यों अपने करेंसी में ट्रेड करो, ये तो हमारी मर्जी है। इसको तो ना अमेरिका चैलेंज कर सकता है, ना ट्रंप कर सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता। और देखो, यहां पर भारत भी रुपी को इंटरनेशनलाइज क्यों करना चाहता है। देखो, अगेन क्या होता है ना कि आरबीआई इसकी तरफ काफी तेजी से आगे बढ़ी है, काफी कुछ एग्रीमेंट वगैरह करती रहती है अलग अलग देशों के साथ। अगर ज्यादा से ज्यादा देश रुपी को एक्सेप्ट करेंगे, चाहे वो ट्रेड सेटलमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, रेमिटेंसेस के लिए, तो रुपी की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। और इसकी वजह से भारत का जो फाइनेंशियल और मॉनेटरी इन्फ्लुएंस है वो भी यहां पर दुनिया में बढ़ सकेगा। हाँ, एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये जो ब्रिक्स देशों में नया वाला पेमेंट सिस्टम और जो सीबीडीसी की चर्चा हो रही है, इससे फायदा तो हर एक देश को होगा जितने भी ब्रिक्स कंट्रीज हैं। लेकिन भारत को थोड़ा ज्यादा फायदा हो सकता है। डिपेंड्स कि क्या हम इसका फायदा उठा पाते हैं कि नहीं। क्योंकि सबसे बड़ा जो एडवांटेज है पूरे दुनिया में भारत के पास, वो है यूपीआई। वैसे तो हर एक देश अपना फास्ट पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम लेकर आए हुए हैं, लेकिन यूपीआई का जो स्केल है, यूपीआई जिस तरह से आगे बढ़ा है, उतने लेवल का किसी देशों के पास नहीं है। तो आरबीआई के पास अपॉर्चुनिटी है कि हम इंडियन करेंसी में ट्रेड के साथ साथ हमारा जो पेमेंट आर्किटेक्चर और जो स्टैंडर्ड है वो पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इससे हमें भी फायदा होगा। देखते हैं आगे होता है क्या। और लेट्स सी, अगले महीने जब ब्रिक्स की समिट होगी तो शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन भारत आते हैं और एग्जैक्टली क्या इस चीज को लेकर सहमति बन जाती है। अभी इतना आसान नहीं होने वाला, टाइम भी लग सकता है, बट डेफिनेटली एक बड़ा कदम है। एंड आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको समझ में आया होगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहां पर फेड नाउ क्या है आपको बताना है। ये दो स्टेटमेंट दिए हैं फेड नाउ करके, और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू पर फ्रीडम डे सेल चल रहा है, जिसमें साल का सबसे बड़ा ऑफर आपको मिलता है हर एक यूपीएससी बैच के ऊपर। इस बार 79% डिस्काउंट प्लस डबल वैलिडिटी सारे कोर्सेज पर मिलेगी। जैसे 30 मंथ्स की वैलिडिटी है तो ऑटोमेटिकली ये 60 मंथ्स की हो जाएगी, 30 + 30। कोई भी और डाउट है, प्रॉब्लम है, चाहे वो मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, किसी भी चीज को लेकर, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए। एंड लिंक कमेंट सेक्शन मिल जाएगा, वहां से डायरेक्टली आप परचेस कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।